शुरू करते हैं। इन्वेंट्री वर्क इन टैली आर्क9। आज हमें टैली में इन्वेंट्री का काम स्टार्ट करना है। फाइनली आज हम इन्वेंट्री सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस पे लिखा हुआ है व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है? तो इसका आंसर लिखा हुआ है, इट मीन्स टू मैनेज बिजनेस स्टॉक इन बेस्ट पॉसिबल मैनर इन योर ईआरपी सो दैट एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेंट्री कैन बी आंसर्ड प्रॉपर्ली। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस के स्टॉक को मैनेज करना, व्यवस्थित रखना इस तरीके से अपनी ईआरपी के अंदर, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे कि उस इन्वेंट्री से संबंधित जो भी सवाल हो सकता है उसका सॉल्यूशन हमारे सामने निकल के आए। मान लीजिए एग्जांपल में एक कंपनी है जिसका नाम है केजी एसोसिएट्स। वो क्या कर रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। किस लिए? बिलिंग पर्पस के लिए, बिल बनाने के लिए करते हैं उसका यूज। और उससे वो नीचे दिए गए रिपोर्ट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि पहली रिपोर्ट है लोडिंग रिपोर्ट। लोडिंग रिपोर्ट एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट होती है। एक्चुअली में जो गोडाउन का इंचार्ज होता है ना, जब माल निकालना होता है गोडाउन से सेल करने के लिए, तो लोडिंग रिपोर्ट के थ्रू ही पता चलता है कितना माल निकलेगा। आपको पता है लोडिंग के बारे में से क्या होता है? ये आप कुछ बताएंगे और कुछ? माल लोड करवाना, वाहन किसी किसी व्हीकल में माल लोड करवाना। जैसे कि होता क्या है नॉर्मली कि हम बिल्स बनाते हैं। आज ये दिन में कितना माल लोड कराया है व्हीकल वाइज, क्या का क्वांटिटी में, क्या का ब्रांड, कितने पीस। तो बेसिकली इसको रिपोर्ट को बनाने का मकसद क्या है? इसका जो बनाने का मकसद है वो हमें समझना है। मान लीजिए आज आपके पास कुछ ऑर्डर आए हैं और पहले के भी ऑर्डर थे, तो आपने सोचा कि मैं एक बारी में जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उस हिसाब से सबका बिल बनाऊंगा। ठीक है, आज है 21 तारीख। आपके पास 19 तारीख को ऑर्डर आया 5 पार्टीज से, 20 तारीख को ऑर्डर आया सुबह, फिर शाम को भी आया, फिर आज सुबह भी ऑर्डर आया। तो आपने सोचा चलो आज सबके बिल्स बना के माल निकलवाते हैं। तो बिल बनाने से माल नहीं निकलेगा, क्योंकि बिल अगर आप बना भी दोगे, आपके पास मान लीजिए 10 प्रोडक्ट हैं, तो 10 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट पहला वाला कितना निकलेगा गोडाउन से, ये जानकारी कौन देगा? ठीक है, हमें सभी बिल्स को देखना पड़ेगा कि पहला प्रोडक्ट टोटल कितना है, दूसरा प्रोडक्ट कितना है। मतलब कि सभी बिल्स में से प्रोडक्ट वाइज हमें टोटल देखना पड़ेगा कि कितना टोटल हमें ये वाला आइटम गोडाउन से निकालना है हर एक पर्टिकुलर बिल के हिसाब से। तो अगर गोडाउन का इंचार्ज बिलों को ऐसे सम करते रह जाएगा तो इसमें गलती जरूर होगी, प्लस टाइम भी लगेगा। तो इससे बढ़िया क्या, लोडिंग रिपोर्ट बनाओ। लोडिंग रिपोर्ट से क्या होता है, वो गोडाउन का इंचार्ज क्या कर सकता है, अपने सभी टोटल स्टॉक को अरेंज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू बिल। जैसे मान लीजिए उसके हाथ में है 10 बिल्स। अब उन 10 बिलों में प्रोडक्ट हैं टोटल 10। ठीक है, कभी पार्टी पहला प्रोडक्ट चाहती है, कभी पांचवा, कभी सातवां, कभी दूसरे बिल में दूसरा, चौथा, आठवां। तो मतलब प्रोडक्ट वाइज टोटल कितना माल गोडाउन से निकलना चाहिए, वो बिल वाइज पता करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को टोटल देखना पड़ेगा कि पहला प्रोडक्ट कितना निकल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो लोडिंग रिपोर्ट हमारी इसमें मदद करती है। लोडिंग रिपोर्ट में साफ साफ ये मेंशन होता है कि ये वाला आइटम टोटल कितने पीसेस गोडाउन से निकालना है, और इससे हमें आसानी हो जाती है। दूसरी रिपोर्ट है वीकली क्लोजिंग स्टॉक डिटेल। वीकली क्लोजिंग स्टॉक डिटेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हो अपने मैन्युफैक्चरर को। जैसे आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका मैन्युफैक्चरर कौन है? मुझे कह रहे अरे आप और कौन बैठा है, आपसे तो पूछ रहा हूँ। सर, जैसे हम तो हमारे घिसने का में मैन्युफैक्चर से लेते हैं हम तो। हाँ, तो मैन्युफैक्चर अगर लेते हैं घी, घी भी मैन्युफैक्चर से आता है हमारे तो। तो नाम उस कंपनी का कोई नाम तो होगा मैन्युफैक्चरर का। अडानी विल्मर लिमिटेड, अपर दो आप शुगर मिल। क्या? अडानी अडानी विल्मर लिमिटेड, अडानी? जिसका राग फॉर्च्यून आता है, विल्मर लिमिटेड। अच्छा, मुझे तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या कहा आपने। ठीक है, अडानी विल्मर लिमिटेड। अडानी विमला लिमिटेड। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, कोई पब्लिक कंपनी है? बड़ी कंपनी है, राग फॉर्च्यून आता है ना ये। हम्म। हम्म। हाँ, तो होता क्या है, मैन्युफैक्चरर को हमें कई बार डिफाइन करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल वीकली वाइज। इसमें आपका भी रोल आ जाएगा, आपको भी जानना जरूरी है। क्यों भाई? मान लीजिए आप 2 प्रोडक्ट हैं,
मैं भी एग्जाम्पल में कम लग रहा हूँ। दो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं जी, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना था उसका, कितना हमने इस हफ्ते और खरीदा, इस हफ्ते कितना बेचा। देखो 40 के अगेंस्ट 20 लिखा हुआ है, 40 के अगेंस्ट 20 और 30 बचा हुआ है। तो इससे पूरी की पूरी प्रोडक्ट ए के बारे में हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट मोमेंट तक पता चल रहा है। प्लस हमें यह भी क्लियर हो रहा है इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है। प्लस इससे हमें सेल्समैन की रिपोर्ट भी पता चल रही है, कहीं ना कहीं सेल्समैन की परफॉर्मेंस भी पता चल रही है। अगर सेल्समैन की परफॉर्मेंस अच्छा होती तो अभी हमें और ऑर्डर देना पड़ता, पर नेट में तो 30 पीस दिखा रहा है, इसका मतलब कि अभी ऑर्डर और नहीं देना है। ठीक है, ऐसी बी प्रोडक्ट का देखो, बी प्रोडक्ट के केस में क्या है, बी प्रोडक्ट के केस में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 7 पीसेज और हमने खरीदा 50 पीस, बेचा 7 पीस, बचा 50 पीस। अब आपको लग रहा होगा सर जी इसमें क्या नॉर्मल है, इसमें तो सब कुछ ठीक है, बट इस पे समझने वाला ये पॉइंट ये है। 70 क्या चीज? पॉइंट है, 50 परचेज हुआ, 7 सेल हुआ, 50 क्लोजिंग बचा। पहले 7 ओपनिंग था। इसमें हमें यह समझना है कि फ्रेश वाला आइटम नहीं बिका हमारा, पुराना वाला आइटम बिका, और ऐसा होना भी चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पहला आएगा वही पहला जाएगा, क्योंकि पहला जो आया है वो खराब होने के चांस उसके ज्यादा है। तो जो पहला आया है उसको पहले बेचो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो वीकली क्लोजिंग स्टॉक डिटेल से हमें क्या पता चलेगा, हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, हमने क्या खरीदा, कितना बेचा और नेट कितना बचा हुआ है। यही रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी अपने मैन्युफैक्चरर को। आप देते हो वैसे? ये मुझे भी जानना था। नहीं, मैन्युफैक्चर को तो नहीं देते, हम अपना हिसाब रखते हैं डेली पर डे वाइज, डे वाइज। तो वो आपसे कभी मांगता नहीं है कि भैया क्या कर रहे हो तुम, धंधा पानी, ऐसा कुछ? नहीं, हम तो उनसे माल खरीदते हैं, उनको माल हमें बेचा, उनका मतलब खत्म, उनकी हमने आर्टिस्ट कर दी। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको मतलब कि इसके बाद कोई फर्दर सपोर्ट भी करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे कि आउटलेट में जाकर प्रमोशंस के लिए कुछ? एजेंसी वाला काम नहीं है हमारा। अच्छा, वो एजेंसी में होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वीकली क्लोजिंग स्टॉक डिटेल से हमें ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। बहुत जरूरी रिपोर्ट है जी। मान लीजिए आपको कंपनी में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पीओ आ रहे हैं आपके पास, धड़ाधड़ पीओ आ रहे हैं। अब आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए, उस रिपोर्ट का नाम होना चाहिए सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इस रिपोर्ट से क्या पता चलेगा, हमें लिखा हुआ है ऑर्डर्स विच आर ड्यू बट नॉट सेंड। इससे हमें यह पता चलता है कितने ऑर्डर हमारे ड्यू हो चुके हैं बट हमने अभी तक भेजे नहीं है। आपके कुछ रिटेलर्स हैं जो आप पे बहुत भरोसा करते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं कि टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, ठीक है ना, माल अच्छे से पहुंचाएंगे, टाइम से पहुंचाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छा मार्जिन। एक तो मार्जिन के पीछे सब पड़े रहते हैं, अच्छा मार्जिन भी देंगे। तो अब यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इस रिपोर्ट से क्लियर होगा आपको कि आपको कितनी पार्टीज ने ऑर्डर दिया था और उसके अगेंस्ट कितने अभी ड्यू हैं। ठीक है, और इसी से हमें पता चलेगा कि हमें और कितने बिल बनाने हैं। ठीक है, यानी कि एक रिपोर्ट से मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं। अगली रिपोर्ट है सेल्स बिल पेंडिंग। इससे क्या पता चलता है, हाउ मेनी बिल्स आर पेंडिंग टू सेल। क्या मतलब है इसका? देखो कई बार क्या होता है कि हम चालान वाइज बिलिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम अप्रूवल वाइज सेल्स। अप्रूवल वाइज सेल्स क्या होता है, जहां पर पहले हम माल पहुंचा देते हैं, बंदा अप्रूव करता है, उसके बाद बिलिंग होती है, जैसा अमेजोन फ्लिपकार्ट के केस में भी होता है। ये बड़े बड़े उद्योगों में भी हो सकता है। दूसरा ये सर्विसेज में भी होता है। सर्विसेज में कैसे जी? मान लीजिए आपने किसी गोडाउन की सर्विसेज दी, कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, जमीन को क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस, हाँ, कोई पर्टिकुलर प्रीमिसेस है आपकी, वहां वो रेंटल बेसिस में है, तो आपने उसको किराए पे लिया। अब सामने वाला बंदा रेंट का बिल आपको शो कर रहा है और बोल रहा है कि जी इतनी ना पेमेंट है, आप मेरे को पेमेंट कर देना अप्रूव करने के बाद। तो जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे, अपना अप्रूवेंस उसे नहीं देंगे, तब तक वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आई मीन टू से, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उस पर्टिकुलर बिल में एग्रीमेंट नहीं देंगे अपना कि भैया सच में ही हमने इतने गुड्स या सर्विसेज दिए हैं, तब तक वो बिल नहीं बन सकता हमारे लिए। तो ये हमें समझना होगा, जितना आइटम एक बंदा होटल में खाते हुए कंज्यूम करता है या फिर किसी रेस्टोरेंट में, उतना ही उसी चीज के लिए वो पे करेगा। तो हमें ये समझना होता है कि कई बार अप्रूवल बेसिस में भी गुड्स हमें बेचे जा सकते हैं या फिर हम भी बेच सकते हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए एक रिपोर्ट के माध्यम से, इसका नाम है सेल्स बिल पेंडिंग। इस रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे बिल्स हैं जो पेंडिंग हैं भेजने।
जैसे आप देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले हमारे यहाँ आते हैं, वो मीटर चेक करते हैं फिर आपको बिल देते हैं, तो वो भी तो अप्रूवल बेसिस में ही है। पहले वो चेक करते हैं आपने कितनी सर्विसेज दी है, ठीक है, फिर वो ये भी तय करते हैं कहाँ कहाँ के बिल्स अभी पेंडिंग है। तो सर्विसेज पे भी ये चलता है और गुड्स पे भी ये चलता है। इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है। अगला रिपोर्ट है सेल्स रजिस्टर। ये आपके जीएसटी में भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमने GSTR 1 जो रिटर्न फाइल करते हैं, जो आज बच्चों को पढ़ा भी रहा था, उस रिटर्न फाइल के अंदर हमें अपनी सारी की सारी सेल्स में अपलोड करनी पड़ती है जेसन फॉर्मेट। तो जेसन फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए आपको सेल्स रजिस्टर के तहत ये देखना पड़ेगा कि कितनी पार्टीज को आपने सेल करा है, उसमें IGST लगा है, CGST लगा है, SGST लगा है, प्लस उसमें बिल का नंबर क्या है, प्लस उसमें GST नंबर क्या है, मल्टीपल चीजें, B2B है, B2C है, लार्ज इनवॉइस है, स्मॉल इनवॉइस है, क्या है। सेल्स रजिस्टर से हमें ये पता चलता है। सेल्स रजिस्टर हमारे लिए इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी सेल्स रजिस्टर से पता चलती है, क्योंकि सब चीजें लिंक्ड अप है यार। मान लीजिए सेल्समैन है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा कर रहा है, सेल्स रजिस्टर बता देगा। कैसे बता देगा? मान लीजिए कोई पार्टी है, वो उसके आउटलेट के अंडर आती है, उसके एरिया के अंडर आती है, तो अगर उस पार्टी की सेल्स कम हो रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको बोला जाएगा हाँ भाई जरा, क्यों भाई इतना कम क्यों हो रहा है, राम अवतार बताओ माल क्यों नहीं जा रहा है, राम अवतार ये बताओ ऑर्डर क्यों नहीं फुलफिल हो रहे हैं, ऑर्डर क्यों नहीं लेके आते हो, पेमेंट की पेंडिंग है, दुनिया भर की चीजें। तो बहुत गजब सी जॉब है सेल्स में हमारी। सेल्स रजिस्टर से हमें पता चलता है सेल्स की रिकॉर्डिंग अपनी। और लास्ट रिपोर्ट है सेल्स रिटर्न रिपोर्ट। सेल्स रिटर्न रिपोर्ट भी बहुत जरूरी रिपोर्ट है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं मेरी सेल्स है 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1.5 करोड़, बट आप सेल्स रिटर्न अपनी इग्नोर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कैमरा ऑन कर लीजिए दोनों के दोनों, थोड़ा मुझे पता चलता रहेगा आप लोगों का ध्यान कहाँ पे। सेल्स रिटर्न रिपोर्ट से क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो भी आपने माल सेल करा है वो कितना रिटर्न हुआ आपके पास, और ये एक नेगेटिविटी भी शो करता है आपके काम में। मान लीजिए आपने बोला मेरी सेल है 50 लाख की, ये सच है, सेल्स 50 लाख की है, बट पूरा सच ये है कि सेल्स रिटर्न 20 लाख की है। तो ओवरऑल सेल 50 लाख की नहीं हुई, 30 लाख की हुई, नेट सेल्स हमारी 30 लाख की हुई। ये हमें क्लियर करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न रिपोर्ट। सेल्स रिटर्न रिपोर्ट के तहत हम लेजर बनाते हैं सेल्स रिटर्न का, और सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से एक भी रिपोर्ट आप बोल दो कि सर ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी, क्योंकि सारी की सारी रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जरूरी होती है। लोडिंग रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो खड़ा रहेगा गोडाउन का इंचार्ज, वो खड़ा रहेगा बिल देकर टोटल करने में कि कौन सा क्वांटिटी का कितना माल, कौन सा प्रोडक्ट कितना जाना है। अगर उसके हाथ में लोडिंग का पर्चा होगा तो उसको इतना पता होगा ये वाला प्रोडक्ट है 510 पीसेस गोडाउन में ट्रक पे चढ़ गया। वीकली क्लोजिंग स्टॉक डिटेल से हमें एक तो परफॉर्मेंस का पता रहेगा, हम अंधाधुंध अपना बिजनेस नहीं करेंगे, हमें क्लियर होगा कि कितना प्रोडक्ट हमारे पास था, कितना परचेज किया है, कितना बिक गया, कितना नेट पड़ा हुआ है। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग से आपको क्लियर होगा कितनों के अभी बिल्स बनाने हैं, ठीक है ना, कितनों को भी माल भेजना है। सेल्स बिल पेंडिंग से पता चलेगा कितनों के बिल बनाने हैं। सेल्स रजिस्टर से पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस, सेल्स कितनी हो रही है। और सेल्स रिटर्न रिपोर्ट से आपकी नेगेटिविटी शो होगी कि माल वापस आया, तो माल वापस आने का रीजन भी तो पता चलेगा इसी बहाने। फिर हम कंपनी को बोल भी सकते हैं कि आपका माल खराब निकल रहा है, आपके माल में जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है बहुत ही अर्ली है, इस वजह से कस्टमर उसे अप्रूव नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें होती है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टॉक? अब टैली पढ़ लो, इन्वेंट्री पढ़ लो, स्टॉक नहीं पता तो फायदा क्या है? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ गुड्स, बस। स्टॉक का सीधा सा मतलब है कलेक्शन ऑफ गुड्स। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनको बोलेंगे स्टॉक। मान लीजिए आपको किसी ने आपने किसी से बोला कि जब गोडाउन से ना चॉकलेट वाला जो प्रोडक्ट है उसका सैंपल लेकर आ, तो आप उससे स्टॉक मंगवा रहे हो या गुड्स मंगवा रहे हो? बताइए। दिपेश तुम लेट ज्वाइन गुड्स। हुए हो, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम कभी कहते हो क्लास में नहीं ले पाऊंगा, फिर तुम आ जाते स्टॉक। हो। दिपेश पहले ये बताओ क्या चक्कर है ऐसा? सर मैं एक कनेक्ट सर कनेक्ट सर वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी सर, एक्चुअली मोबाइल से सर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सर, मैं घर के बाहर था एक्चुअली। एक्चुअली देखो 12:45 फिर सर अब आप कनेक्ट रूप 12:45 से तक कनेक्ट किया स्टार्ट है। होता है। संदीप जी भी आ चुके थे टाइम से, हम वेट कर रहे थे आपका, फिर आपका मैसेज आया तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे, फिर आप आ गए। मतलब ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? 2-3 बार हो चुका है ऐसा। कोशिश करो ऐसा ना हो, 3 दिन ही क्लास तभी ले सर लें कभी कभी क्वालिटी होता है वाइज। सर, कभी कभी। कभी कभी होता है तो कोशिश करो। ठीक है सर। जस्ट 3 days पढ़ना है ना बेटा अभी। ठीक है सर। ठीक है अब हमें ये समझना है कि जो सैंपल आपने मंगवाया, समझ लेना इसे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा मैंने, जो आप उस बंदे से सैंपल मंगवा रहे हो कि भैया जब गोडाउन से चॉकलेट का सैंपल लेकर, तो आप उससे गुड्स मंगवा रहे हो, स्टॉक मंगवा रहे हो?
गुड्स। सर स्टॉक, दीपेश ने कहा स्टॉक, पहले मैं दीपेश से सर जानता स्टॉक मंगा रहे हैं। स्टॉक कैसे, गुड्स क्यों नहीं? सर गोडाउन में सर हमने सैंपल के लिए वही तो रखा होगा सर, अपना कंजप्शन करने के लिए सर, उसको हम सैंपल मंगाएंगे तभी सर उसको सेल करेंगे। ठीक है, सैंपल की बात कर रहे हो आप बताइए संदीप जी, आपका गुड्स क्यों आपने क्यों कहा? सर माल ही तो मंगाएंगे, गुड्स स्टॉक थोड़ा मंगाते, स्टॉक माल थोड़ा ना, गुड्स ही तो हमारा वो है, माल गुड्स ही तो बेचते हैं मार्केट में हम। संदीप जी भी घुमा रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है जो स्टॉक होता है उसको पेटी बोलते हैं, और जो गुड्स होता है वो एक उसका पार्ट होता है अंदर, पेटी के अंदर प्रोडक्ट। तो जब वो, मान लीजिए उसने बोला आपको, आपने उसे बोला जा गोडाउन से जरा चॉकलेट का सैंपल लेकर आ, उसने आपके हाथ में रख दी पेटी, तो हाथ नहीं दब जाएगा? उसने आपके हाथ में रख दिया स्टॉक। स्टॉक हमेशा कलेक्शन ऑफ गुड्स होता है, और गुड्स हमेशा एक सिंगुलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्टॉक प्लूरल सेंस में होता है, स्टॉक बड़ा होता है गुड्स से, ये मुझे समझाना था। प्लस गुड्स को, गुड्स इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक बट स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड्स, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये पहले हमें समझना जरूरी है, हम यही करते हैं। अभी मेरे को पता था संदीप जी अगर जवाब देंगे तो या तो क्लियर देंगे या फिर घुमाएंगे, तो दीपेश ने भी वही किया। दीपेश मुझे सैंपल सिखा रहा था कि सैंपल का मीनिंग क्या होता है। मुझे पता है बेटा, इतना तो पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, कि कौन घुमा रहा है कौन जवाब दे रहा है। गुड्स और स्टॉक में डिफरेंस समझ में आया? गुड्स होता है प्रोडक्ट, स्टॉक होता है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टॉक मतलब पेटी। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल है। गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। लाइंग का मतलब क्या होता है? आजकल हम लोग लॉकडाउन में क्या है, लाइंग है। लाइंग मतलब पड़े हुए हैं, घर पे पड़े हुए हैं, वी आर लाइंग। सो गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसे गुड्स जो पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं? गोडाउन में पड़े हुए हैं, वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, साल की शुरुआत में, जो बिके नहीं है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक होता है गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब सवाल आता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ के सीखेंगे क्या हम, क्यों पढ़ रहे हैं इसे? स्टॉक और गुड्स से तो मैंने समझा दिया आपको। मान लीजिए किसी पार्टी ने आपको बोला कि मुझे 1 कार्टन चाहिए, तो वो आपसे स्टॉक मांग रहा है। और एक पार्टी ने बोला मुझे आपसे 10 पीसेस चाहिए, तो वो आपसे गुड्स मांग रहा है। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं होगा ना, तो आप गलती क्या कर सकते हो, जो आपसे पीसेस में मांग रहा है उसे आप कार्टन दे सकते हो, जो कार्टन मांग रहा है उसे आप पीसेस दे सकते हो। ये गलती हो सकती है, समझ में आया? मान लीजिए किसी ने आपको पीओ दिया, उस पीओ में लिखा हुआ है 10 कार्टन, तो आपको अगर ये डिफरेंस नहीं पता हुआ कि स्टॉक और गुड्स में क्या होता है, तो कार्टन की जगह आप पीसेस ले सकते हो। कार्टन मतलब होता है बड़ा, यानी कि बात हो रही है स्टॉक की। और पीसीएस कब होगा? जब गुड्स होगा। तो अब यहाँ पर संदीप जी का एक वैलिड पॉइंट है कि गुड्स ही सेल होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गुड्स और स्टॉक के बीच में डिफरेंस बताया था। पर ये वाला पॉइंट रेलिवेंट है जो मैं भी बोलने वाला हूँ, के पॉइंट से, कि हम हमेशा मैन्युफैक्चरर से बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, जो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं वो स्टॉक होता है, और जो छोटी छोटी मात्राओं में हम बेचते हैं वो गुड्स होता है। क्योंकि कोई भी रिटेलर आपसे एक बारी में पूरी की पूरी पेटी नहीं खरीदता, ऐसा नहीं है, खरीदता नहीं है, कुछ कुछ खरीदते भी हैं, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदता आपसे। वो क्या सोचता है वो शॉपकीपर, कि मेरे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जितनी मेरे पास वैरायटी होगी उतना अच्छा है। प्लस वो उस प्रोडक्ट को अपने पास रखेगा, क्योंकि ये रेशियो होता है 90:10 का, जिसमें क्या होता है कि आपके आपके बिजनेस में 90% एक प्रोडक्ट होगा जो 90% बिक रहा है। मतलब एक फंडा होता है वो बताऊंगा कभी। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गुड्स? अभी तो बताया था गुड्स क्या होता है, बट अब डेफिनेशन में पढ़ते हैं। गुड्स होता है फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, व्यापार करने के वो आइटम जो फिजिकल नेचर के होते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। हर एक वो चीज जो आपके आसपास है वो गुड्स है, ठीक है। चश्मा, शर्ट, लैपटॉप, पेन, मोबाइल, हेडफोन्स, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, कारपेट हो गया, बेड हो गया, स्टूल, और क्या मेरे आसपास, पर्दे की रॉड, पर्दे, चार्जर, और क्या है, बेल, एसी, सब चीजें गुड्स, ठीक है। किसके लिए है गुड्स, ये भी समझना वाला पॉइंट है। गुड्स हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए वो गुड्स नहीं है। मेरे घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब गुड्स नहीं है मेरे लिए। गुड्स उसी के लिए होता है जिसके दुकान में प्रोडक्ट होता है। गुड्स वो इंसान बोल सकता है जो उस चीज को खरीदता है बेचने के उद्देश्य से। आप बोलो मेरे आसपास घर में इतने गुड्स हैं, तो ये गलत है बोलना, क्योंकि आपने जो भी चीजें खरीदी अपने घर के लिए वो आपने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदी है, वो हाउस होल्ड यूज के लिए खरीदी है। जो आप बेचने के उद्देश्य से खरीदते हो उसी को ही गुड्स कह सकते हैं। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड।
ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको फंसा ना पाए इंटरव्यू में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंटेन अकाउंट्स ओनली फीचर। और संदीप जी आपको भी पढ़ना है, आप तो किसी आपकी इंटरव्यू दोगे नहीं कहीं पे, अब आपको भी पढ़ना है, आपको भी बताया तो, क्योंकि आपका भी इससे दिमाग खुला रहेगा। हो सकता है कल के दिन आप किसी को अपने अंडर रखो एज एन अकाउंटेंट, ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका क्या जवाब है। कई बार आपको घुमा तो नहीं रहा, इसीलिए आपको पढ़ना है। आप हो सकता है डिटेल जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, आप वो जॉब लेने के लिए पढ़ रहे हैं, आप जॉब देने के लिए पढ़ो, व्हाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंटेन अकाउंट्स ओनली फीचर। मेंटेन अकाउंट्स ओनली फीचर क्या होता है एंड हु यूज इट। अब मैं आज बहुत ही डेप्थ में जाने वाला हूँ इस टॉपिक की। देखो ध्यान से होना, ओनली पासिंग एंट्रीज ऑफ रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरल। याद होगा आपको, ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली फीचर हमने इस्तेमाल किया था टैली में, दिखाता हूँ आपको। यस सर, कल किया था लास्ट क्लास में। हाँ, F11 F1, F11 F1 करके देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है सर। मेंटेन अकाउंट्स ओनली चाहिए। इस ऑप्शन को यस करने की वजह से यू कैन ओनली मेंटेन अकाउंट, आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाओ। अगर अभी मैं इसे यस करता हूँ इसी वक्त, कंट्रोल ए, तो आप देख सकते हैं मैं केवल रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरल वाले वाउचर यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूँ। यानी कि जनरल लेवल पर अकाउंटिंग यही होती है, F4 F5 F6 F7, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंट्री, इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सर्विस प्रोवाइडर वाले बिजनेसेस को यूज करते हैं जो सर्विसेज देते हैं। ठीक है जी, जो सर्विसेज देते हैं वो ही इसको यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ऐसा नहीं है कोई ट्रेडर इसको यूज नहीं कर सकता, आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बिजनेस की बात करूं, जिस बिजनेस में वर्क करते थे, वहां पर वो टैली को मेंटेन करते थे अकाउंटिंग वाइज, और बिलिंग करते थे दूसरे सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छा उन्होंने एक तरीका यूज करा था हमारे सर ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का सॉफ्टवेयर था, उसमें बिलिंग करते थे, बिल्स उसमें बनाते थे, और टैली में उसकी अकाउंटिंग करते थे। उससे क्या होता था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अकाउंटिंग हो रही है कहीं ना कहीं, और टैली में भी हो रही है सेपरेटली अकाउंटिंग, तो वो सर अपनी आपकी वॉइस बैक आ रही है। क्या आ रही है, डबल आ रही है। यस माइक सर। माइक ऑफ कर लो अपने अपने, संदीप जी ने लाउड स्पीकर में लगा रखा सर माइक ऑफ है मेरा। है। ठीक है, अब सुनो, एक तो बीच में ना टोके मत करो, मेरा एक फ्लो होता है ना, उस फ्लो को बहने दो, बहने दो। एक स्वर है उसको, ठीक है, ताल में मत कुछ करेगा। अब सुनो ध्यान से, मैं कुछ कह रहा था, पॉइंट बुला कर तुमने। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला पॉइंट था, वो जो बिलिंग करते हैं वो एक अलग सॉफ्टवेयर में था, और टैली के अंदर वो अकाउंटिंग करते थे उसी काम की। इससे वो क्या करते थे, हम बोलते थे सर क्यों करते हो आप, उन्होंने भी कभी बताया नहीं, फिर उन्होंने एंड में बताया, आकाश जी मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि मैं ये चेक करता हूँ कि जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर में, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, क्या सच में मेरा अकाउंटेंट भी मेरे साथ चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, इज ही कैपेबल इनफ और नॉट। इससे उन्हें ये क्लियर हो जाता था। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन जड़ है बिजनेस की, अकाउंटिंग की। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं, मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, LHS इक्वल टू RHS, वो ये रिकंसिलिएशन का मतलब। लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो वही हमें पता चलता था, और बड़ा मजेदार है। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो क्या सेटिस्फेक्शन होता था, हम बोलते थे अब तो मास्टर, मतलब कि मास्टर कोई काट ही नहीं सकता नंबर, अब तो पूरे नंबर आने ही आने हैं मैथमेटिक्स के उस क्वेश्चन में। रिकंसिलिएशन में यही होता है। तो वो क्या करते थे, वो अपने उस सॉफ्टवेयर में बिलिंग करते थे अपने हाथों से, और टैली में अकाउंटेंट को बोलते थे तू ये काम कर, तू इसकी अकाउंटिंग कर। और इससे क्या होता था, अकाउंटिंग के थ्रू वो अपनी रिटर्न्स फाइल कर लेते थे, और कुछ गलती पाई जाती थी उसको सुनाते थे, तो उनको कंट्रोल्ड आता था बिजनेस में करना। इसको बोलते हैं कंट्रोल करना, ये नहीं कि किसी को भी काम पकड़ा दे बोला कि भाई तू कर। दूसरा उनको फायदा क्या हो रहा है, रिकंसिलिएशन हो रहा है उनका। रिकंसिलिएशन कैसे हो रहा है, उनको एक तो सेपरेट सॉफ्टवेयर में अपनी अकाउंटिंग मिल गई है। कल के दिन अगर हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर है आपका, उसमें सर्वर बिजी हो जाए, कुछ हैंग हो जाए, बैकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना आपके पास। उन्होंने ये टैक्टिक्स यूज करी। इस टैक्टिक्स को बोलते हैं दो सॉफ्टवेयर में अपने अकाउंटिंग करना। एक सॉफ्टवेयर था Tally9, जिसको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे थे, और एक उन्होंने लाइसेंस वाला खरीदा था। समझ रहे हो इस चीज को, करोड़ों का बंदा बिजनेस कर रहा है, पर उसने Tally RP9 इंस्टॉल नहीं करा लाइसेंस वाला, क्योंकि उसको पता था जब Tally9 पे हो सकता है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, करोड़ों का टर्नओवर, एंड स्टिल दैट पर्सन इज यूजिंग Tally9 सॉफ्टवेयर। जो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अजीबो गरीब, अरे यार Tally9 यूज कर रहे हैं, Tally9 तो अपडेटेड भी नहीं है, पुराना है। ये चीज है जी, इसको समझना पड़ेगा आपको पहले।
जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्या बताया मैंने अभी आपको कि अपनी अकाउंटिंग को अगर आप 2 सॉफ्टवेयर्स में ले जाते हो, तो पहली बात तो आपको अपनी ईआरपीस क्लियर होगी, इसीलिए लोग टैली के साथ बिजी भी सीखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कंपनी में ऑप्शंस भी होते हैं कि हो सकता है वहाँ पे बिजी चल रहा हो, टैली भी चल रहा है, बिजी बहुत मशहूर है जैसे टैली। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब आपके लिए दोनों चीजें जरूरी होती है ना, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, जैसे कि फैमिली एंड बिजनेस। इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। एक पर्सन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए बोला जाता है कि फैमिली अलग करो, बिजनेस अलग करो, बिल्कुल सही है, बट इंटीग्रेशन में दोनों आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो बिजनेस कर रहा है अल्टीमेटली फैमिली के लिए कर रहा है, अपनी लिविंग के लिए कर रहा है, अपने लिवलीहुड के लिए कर रहा है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब दोनों चीजें सिंक अप होती हैं, लिंक अप होती हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ऐसे ही बिजनेस के अंदर टैली में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करते हैं। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका आंसर लिखा हुआ है, इट मीन्स अकाउंट्स आर ऑटोमेटिकली अफेक्टेड व्हेन वी आर डूइंग इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस। मतलब कहने का क्या है, अगर आप इन्वेंट्री वाली एंट्रियां पास करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंट्स बोले तो परचेज, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये 3 आपके खाते हैं। बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक का खाता दिखता है, आपने देखा भी है कई बार, जिसमें आपने मेरे से बोला था इसकी फिर 22,58,500 नहीं आ रहा है, ये नहीं क्या आ रहा, वो नहीं आ रहा। ठीक है, परचेज, सेल्स, ये भी आपके खाते होते हैं। तो ये जो खाते होते हैं ना, इन खातों को ही बोलते हैं अकाउंट्स। तो जब इन्वेंट्री हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनमें इफेक्ट भी आएगा। इससे क्या होगा, आपको इन्वेंट्री की एंट्री अलग और अकाउंट्स की एंट्री अलग दो बार करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्टफुल बताऊंगा मैं जब प्रैक्टिकल करेंगे। अभी तो आप बस फैक्ट्स को सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी ऑफ इन्वेंट्री इन टैली आर्किटेक्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाने में क्या होता है, सबसे पहले गाड़ी चलाने में क्या चाहिए हमें, पहले हमें सब बातों को ध्यान रखना है कि सीट बेल्ट बांधनी है, जो भी है, गियर है, ठीक है, स्टेयरिंग को हैंडल करना है, सब कुछ पता नहीं क्या क्या होता है। तो वैसे ही टैली के अंदर इन्वेंट्री करने के लिए इन्वेंट्री की लैंग्वेज को समझना जरूरी है टैली में। अगर आपने इस लैंग्वेज को इग्नोर किया तो भूल जाओ आप सीख पाओगे। आपको लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो लैंग्वेज समझने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना। तो पहला आता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जो टैली के अंदर आपको दिखेगा, ये एक ऐसा नाम होता है जिसका इस्तेमाल करके, यूज करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स। सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स को आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका टीवी का शोरूम है, और टीवी का शोरूम है आपका, अब आप टीवी को बेचना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उन टीवी को क्लासिफाई करो एलईडी एलसीडी वाइज। एलईडी एलसीडी वाइज क्लासिफाई करके क्या होगा, आपको ये क्लियर होगा मेरे पास एलईडी टीवी कितने, एलसीडी टीवी कितने। ये होगा टीवी शोरूम का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो एपेरेल का। एपेरेल का मतलब होता है कपड़े बेचना। आपका एक आउटलेट है, एक स्टोर है, जिसमें आप रिलायंस ट्रेंड से आपने मान लीजिए वो फ्रेंचाइजी ले रखी है और आप कपड़े बेचा करते हो। तो आपने स्टॉक ग्रुप बनाया। स्टॉक ग्रुप में आपने क्या बनाया, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। अब आपको पता है मेरे पास शर्ट्स इतनी है, ट्राउजर्स इतनी है। स्टॉक ग्रुप ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी ट्रेडर ना बनाया, वो बनाएगा जरूर, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई मेरे पास कलेक्शन ऑफ गुड्स कितने हैं एक जैसे प्रकार के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ध्यान से सुनना, कुछ बोलना मत, एक फ्लो है उसको बोलने दो। ये स्कूल्स में भी चलता है। अब आप बोलोगे स्कूल में क्या चलता है, स्कूल में क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ाए जाते हैं। 2000 बच्चे हैं प्रिंसिपल के सामने, क्या करेगा वो, उनको क्लासीफाई करेगा अलग अलग क्लासेस में, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में। तो वो भी स्टॉक ग्रुप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हर एक पर्सन जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को परचेज करके सेल करता है और वो उसके पास ज्यादा हो जाते हैं, तब उसको कैटेगराइज करने के लिए स्टॉक ग्रुप बनाता है। तो अभी मैंने एग्जांपल लिया टीवी के शोरूम का एलईडी एलसीडी, कपड़ों का मैंने एग्जांपल लिया शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, स्कूल का मैंने एग्जांपल लिया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से लेकर 12। अगला टर्म है स्टॉक कैटेगरी। पहले ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल्स लिखे हैं, एलईडी एलसीडी टीवी फॉर टीवी ट्रेडर्स। एग्जाम्पल, अगर कोई मोबाइल शॉप का मालिक है, वो क्या करेगा, एंड्रॉइड नाम का ग्रुप बनाएगा, आईओएस नाम का ग्रुप बनाएगा, कैंडीबार नाम का ग्रुप बनाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास हो सकता है कोई मजदूर टाइप का बंदा भी आए फोन लेने के लिए, तो उसके पास कैंडीबार फोन होना चाहिए। उसको पता है ये जो मार्केट है, यहाँ पर ऐसे लोग भी आएंगे जो 1000 रुपए का फोन भी लेना चाहते हैं, जिनको बस कॉलिंग करनी है, जिनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेगा, कैंडी बार नाम का स्टॉक ग्रुप बनाएगा। कैंडी बार वो फोन होते हैं इसमें 9 में बटन होते हैं, लावा का छोटा मोटा बटन फोन, जिसमें बस फोन आ रहा है, फोन जा रहा है, ज्यादा कोई मतलब नहीं।
iOS आपको पता ही है, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर अपना फोन, एंड एंड्रॉइड आपको पता ही है सबसे ज़्यादा मशहूर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उन्होंने जानबूझ के ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज अपने स्टॉक ग्रुप बनाए, क्योंकि उनको पता है सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमें इस वे में चाहिए। ट्यूशन सेंटर वाला क्या करेगा, अगर ट्यूशन सेंटर में वो बंदा ट्यूशन पढ़ा रहा है तो क्या बनाएगा स्टॉक ग्रुप को, 11th क्लास, 12th क्लास, बी.कॉम, ठीक है ना, क्योंकि वो 11th क्लास के बैच ले रहा है, उसको पता होना चाहिए 11th क्लास का मेरा जो बैच है उसमें कितने बच्चे हैं, 12th क्लास में बैच है उसमें कितने बच्चे हैं, बी.कॉम का बैच है उसमें कितने बच्चे हैं। ये सब बिजनेस से रिलेटेड भी है, ऐसा नहीं बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता आपके पास स्टॉक कितना है, तो आप कहीं ना कहीं ये दिमाग नहीं लगा पाओगे कि कितना इसको सेल करना है, कितना अर्न करना है, कैसे रेंट पे करना है, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा नाम जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक जैसे प्रकार के प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, स्टॉक कैटेगरी, ध्यान सुनना। अब क्या होता है, कई बार स्टॉक ग्रुप बनाने से भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि आपने एक बार स्टॉक ग्रुप बना दिया तो आप सोच रहे हो कि भैया अब तो हमारी क्लासिफिकेशन तो जिंदाबाद, अब कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कई बार स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको फर्दर क्लासिफिकेशन चाहिए होती है। मान लीजिए आप टीवी ट्रेडर हो, आप टीवी को बेच रहे हो, आपने स्टॉक ग्रुप बनाया एलईडी एलसीडी, बट अगला क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे पास सैमसंग के टीवी कितने हैं, मेरे पास एलजी के कितने, मेरे पास वीडियोकॉन के कितने, मेरे पास पैनासोनिक के कितने, मेरे पास सोनी के कितने। तो अब स्टॉक ग्रुप से काम नहीं चलेगा, अब आपको स्टॉक कैटेगरी भी बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक कैटेगरी से क्या होगा, फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाएगी। फर्दर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि और डीपली हम अपने स्टॉक को वेरीफाई कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन आया, उसने बोला जी मुझे टीवी चाहिए, आपने उसे टीवी दिखाया, अब आप बोल रहे हो मेरे पास तो टीवी की सारी क्वांटिटी है प्रॉपर, गोडाउन में सारे टीवी हर प्रकार के पड़े हुए हैं, एलईडी और एलसीडी भी, बट आपने क्लासिफिकेशन के लेवल पे ये कभी चेक नहीं करा कि ब्रांड वाइज आपके पास टीवी कितना है, कौन से ब्रांड का कौन सा टीवी है। तो उससे क्या समस्या निकल के आएगी, आप कस्टमर का बिहेवियर नहीं पकड़ पाए, कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं समझ पाए कि कंज्यूमर टीवी नहीं खरीदता, कंज्यूमर ब्रांड खरीदता है। आप लोग भी यही करते हो, आप प्रोडक्ट ढूंढना खरीदते हो, ब्रांड खरीदते हो, ब्रांड पे होता है भरोसा, बी से ब्रांड, बी से भरोसा। तो स्टॉक कैटेगरी क्या है, स्टॉक कैटेगरी का मतलब होता है वो नाम जिसका यूज करके आप फर्दर क्लासिफाई करते हो अपनी इन्वेंट्री को फॉर डीपर क्लासिफिकेशन। मान लीजिए आप टीवी ट्रेडर हो, टीवी का शोरूम है आपका, तो सैमसंग, एलजी, वीडियोकॉन, सोनी आपका स्टॉक कैटेगरी बन जाएगा। इससे क्या होगा, आप अपने एलईडी टीवी और एलसीडी टीवी को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना, ये जरूरी है या नहीं है ये आप डिसाइड करोगे, ये आपको पता होना चाहिए क्यों जरूरी है। ऐसे ही मोबाइल शॉप वाला क्या करेगा, रेडमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आपको पता ही है 4 ब्रांड सबसे ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में। नोकिया की तो धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, रेडमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी ने, सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं मोबाइल शॉप की मार्केट में। तो आए दिन रेडमी का फोन आता है, ओप्पो का भी आपने देखा होगा, लोग दीवाने हैं इसके पीछे, यूट्यूब में लोग चैनल्स हैं बताते हैं उसके बारे में, फोन के बारे में, टेक्नीशियंस हैं, ठीक है। तो मोबाइल शॉप के जो डीलर्स है वो भी ऐसे ही करेंगे, वो अपने स्टॉक कैटेगरी को बनाएंगे इस नाम से। उसी तरीके से ट्यूशन सेंटर वाला भी है, वो भी क्या करेगा, 11th क्लास, 12th क्लास में भी डिफाइन करेगा, देखो कि मैं कॉमर्स के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं मेरे मेरे सेंटर पे, साइंस के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले कितने हैं बीकॉम के, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो इस स्टॉक कैटेगरी को देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा खुला हुआ होगा, खुल जाएगा आपका थोड़ा सा दिमाग। आप ये देखोगे कि अच्छा, हमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे भी क्लासीफाई करना होता है इन नामों से भी, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप भी इससे रिलेट करते हो। बढ़ते हैं आगे। तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी हमने बना दिया, सीख लिया क्या होता है। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होता है जी, यूनिट का मतलब होता है वो नाम जिसका यूज करके आप मेजर करते हो किसी भी वैल्यू को। आपको यूनिट क्यों चाहिए, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को मेजर करना चाहते हो। मैं अभी आपके सामने यहाँ पर नोट पैड खोलता हूँ अभी इसी वक्त, and let me do something for you guys। यहाँ मैंने लिखा 2, फिर एंटर दबाया, 2, फिर एंटर दबाया, 2, फिर एंटर दबाया, 2, 2, 2। अब आप बोलोगे सर 2, 2, 2 लिखा है, क्या है 2, 2? तो सबके सब 2 एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी 2 में। बट मैंने अगर एक भी 2 के पीछे यूनिट डाली है, फिर इसके पीछे यूनिट डाली है, तो दोनों में हो गया डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। एक बॉक्स में होते हैं 100 पीसेस, एक बॉक्स में होते हैं 100 पीसेस। अब आपके पास 2 बॉक्स है, इसका मतलब आपके पास है 200 पीसेस। अब उस 2 और उस 2 में डिफरेंस आ गया। तो यूनिट का खेल ही यही है। यूनिट से क्या होता है, हम किसी भी नंबर को मेजर कर सकते हैं। ऐसे आप यूनिट डिफाइन कर सकते हो इसकी, मीटर, इसका मतलब क्या आप कपड़ा बेच रहे हो, एनओएस इसका मतलब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, और लीटर इसका मतलब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो लिक्विड में है। और क्या हो सकती है यूनिट, बताओ जरा, आप भी बताओ। किलो, किलो में। किलो।
हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो जिसका वेट डेंसिटी किलो में मापा जाता है। तो दिस इज द थिंग, ये चीजें हमें आनी चाहिए टैली में। तो ये हमने अभी अभी सीखा कि कैसे हम नोट्स बनाएंगे इन चीजों के। तो ये यूनिट्स है नाम जिससे मेजर कर सकते हैं किसी वैल्यू को। नेक्स्ट आता है गोडाउन। गोडाउन क्या होता है? वह प्लेस जहाँ पर हमारे गुड्स स्टोर्ड होते हैं, सुरक्षित होते हैं। यहीं पे क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोडाउन एंड वेयर हाउस। गोडाउन और वेयर हाउस में डिफरेंस क्या होता है बताएं। सुना है इन दोनों के नाम आपने? तो कुछ पता है डिफरेंस क्या होता है दोनों में? हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है दोनों एक ही है, ऐसा नहीं है, दोनों एक नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से, नहीं तो ज्यादा लंबा चल जाएगा सेशन। गोडाउन और वेयर हाउस में से बढ़िया कौन सा होता है, ये पता है आपको? कौन सा अच्छा होता है इन दोनों में से? गोडाउन या वेयर हाउस? वेयर हाउस। वेयर वेयर हाउस। हाउस। सर वेयर हाउस। वेयर हाउस। तो ये नाम अलग अलग क्यों बना यार, एक ही बनाते, क्या जरूरत थी जब उससे पता चल रहा है तो। सर वेयर हाउस में फैसिलिटी होती है, वहाँ पे माल गुड्स खराब नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझे पता है तो पता है कि यही तो है हम सब। वेयर हाउस का मतलब होता है जहाँ पर हमारे गुड्स सुरक्षित होते हैं, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, बस। गोडाउन में सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं। गोडाउन में क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स नहीं होंगे। गोडाउन में सब माल इधर उधर हो सकता है, मतलब फैला हुआ हो, मतलब वो स्ट्रीम लाइन नहीं होता है। वेयर हाउस में होता है। आप पिक्चर भी चेक कर सकते हो गूगल से, आपको पता चलेगा। बट गोडाउन के नाम आप जरा चेक करते हैं। गोडाउन के नाम आपको ऐसे दिखेंगे, तारातला, बीटा वन, ओमेगा वन, पार्क स्ट्रीट, ऐसे नाम मिलेंगे आपको गोडाउन के। कभी आपको ढंग के नाम नहीं मिलेंगे गोडाउन के। क्यों? क्योंकि गोडाउन ज्यादातर ऐसी जगह पे होता है, वो जगह के नाम, वो वो जो जगह होती है ना, वो ऐसा होता है जैसे गाँव का नाम है कोई। इसीलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा हमेशा गोडाउन का नाम, ये ध्यान रखना मेरी इस बात का। गोडाउन हमेशा ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे मार्केट नहीं होती। ये भी होता है कई बार, क्योंकि इस प्रोडक्ट की मार्केट अगर वहां होती तो दिक्कत ही क्या थी। तो इतना दूर से प्रोड्यूस क्यों किया? क्योंकि वहां पे जमीन मिली, वहां पे सस्ता रेंट था, वहां पे हमारी कॉस्टिंग कम जा रही थी प्रोडक्ट की। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो गोडाउन क्यों नहीं खरीदा? इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही बारी में सारा पैसा लगा दो। पहले गोडाउन को रेंट पे लेके ही अपने टेस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को। नहीं तो एक ही बारी में पता चला प्रोडक्ट नया लाया तो दिक्कत, इतना कंपटीशन है हर प्रोडक्ट का मार्केट में, मार्जिन नहीं मिलते हैं, कैसे चलेगा बिजनेस? तो रेंटल बेसिस में चीजें करनी पड़ती है। मैं जब छोटा था मैं ये सोचता था, जब 11th में था मैं सोचता था कि यार ये जो गोडाउन वगैरह रेंट पे करते हैं, क्यों पे करते हैं? गोडाउन ले लो डायरेक्टली, क्या दिक्कत आ रही है ना, एक ही बारी में लो। तब समझ में आया धीरे धीरे करके, जब मैंने अपने टीचर से क्वेश्चन करे, पहले मजाक भी बना मेरा, बट फिर समझ में आया धीरे धीरे करके कि अच्छा ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेन बिजनेस में कैश रोटेशन होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके आया समझ में, अंडरस्टैंडिंग ऐसी बढ़ती है भाई। अब आया स्टॉक आइटम का नाम। स्टॉक आइटम का नाम आपको हमेशा पता चलेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का नाम। स्टॉक आइटम मतलब होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम। टीवी का नाम आपको मिलेगा मॉडल नंबर से। अगर टीवी का नाम आप सैमसंग रखोगे तो अगले टीवी का नाम क्या रखोगे? जो सैमसंग ही है, समझो। अगर एक बच्चा है इसका नाम राहुल है तो अगले बच्चे का नाम भी राहुल है, तो कैसे सेव करोगे उसे? जैसे पहला 12 इंची, 24 इंची, 36 इंची। हाँ हाँ, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 34 इंच ऐसे। तो आपको स्टॉक आइटम का नाम हमेशा ध्यान रखना है, वो इंडिविजुअल नाम होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। तो UA22D50N क्या है? ये यूनिक नाम है, मॉडल नंबर है प्रोडक्ट। रेडमी 7S 32 मेगापिक्सल, ये क्या है? रेडमी फोन का नाम है, यूनिक। और ये है आपका रोल नंबर। आप में से किसी का ये पक्का रोल नंबर होगा, यूपीजीबी करके आपको आइडेंटिफाई किया गया होगा। तो ये मेरा हुआ करता था, जो मैं यहाँ जहाँ पढ़ता था, 2387 हुआ करता था मेरा कोड। ठीक है, यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश है, जीबी मतलब पैसे का। तो ये कोडिंग होती है बस और कुछ नहीं। तो हमने पढ़ा ये भी इन्वेंट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है टर्म्स। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन, स्टॉक आइटम। क्योंकि अब ये टैली के अंदर हम पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए इनको बोलते क्या। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच बिजनेस यूज इन्वेंट्री फीचर इन टैली आर9? बहुत ही सिंपल है। कौन सा बिजनेस यूज करता है इन्वेंट्री फीचर टैली में? वो बिजनेस जो इन्वेंट्री में डील करता है, जो इन्वेंट्री खरीदता है प्रॉफिट के उद्देश्य से। अगर आपका एक बिजनेस है जिसमें आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हो और आपने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी में मान लीजिए आपने पेपर्स खरीदे, A4 शीट्स खरीदी 10 बंडल, तो वो इन्वेंट्री नहीं है। लगेगा आपको इन्वेंट्री है, बट एक्चुअल में वो आपके वो प्रोडक्ट्स है जिनको आप खुद यूटिलाइज करने के लिए अपने ऑफिस में खरीद रहे हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कार्ट्रिजेस भर लेते हैं,
ठीक है ना। कोई सीए है वो कार्ट्रिजेस भर रहा है पहले से ही, इंक ला रहा है और ए4 शीट लिया है इकट्ठे भर भर के, तो उसकी भी अकाउंटिंग हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी अकाउंटिंग ना हो, वो भी हो सकता है। बट ये बात पक्की है कि वो इन्वेंट्री नहीं है, वो इन्वेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है इन्वेंट्री? क्योंकि उसने उसको खरीदा बेचने के पर्पज से नहीं, बेचने के पर्पज से उसने नहीं खरीदा उसने, इसीलिए वो इन्वेंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है स्टेप्स फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपको टैली में करना है तो आपको गेट पे और टैली पे F11 दबाना है। इन्वेंट्री फीचर्स आपको मिलेगा ऑप्शन, और वहां सबसे पहले इस अद्भुत ऑप्शन को हम यस करेंगे, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि हमने दिल और दिमाग दोनों को कंबाइन कर दिया। अकाउंट्स और इन्वेंट्री अब दोनों के दोनों इंटीग्रेट हो गए हैं। जो इन्वेंट्री में होगा वो अकाउंट्स में होगा, ठीक है ना। इसे दर्द होगा तो इसे असर होगा। तो इन्वेंट्री में काम करने से अकाउंट्स में इफेक्ट होगा। देखते हैं जरा इस ऑप्शन को, चलते हैं जरा इस ऑप्शन के पास। F11 दबाया मैंने कंपनी फीचर्स के लिए, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा इसी के जस्ट नीचे इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री वाला ऑप्शन, देखो ये रहा। ये आपको F1 करके भी मिल जाएगा, F2 करके भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बट अभी ये दिख क्यों नहीं रहा है? ये गायब क्यों है? क्योंकि सर हमने इसको यस किया हुआ है। सर हमने इसको यस किया हुआ है ना, अगर हम इसको नो करेंगे तब भी तो दिखेगा मेंटेन अकाउंट्स ओनली को सर। सर एस्केप करके बाहर जाके इन्वेंट्री को यस करना पड़ेगा पहले। हमने उसे ऑफ कर रखा है, कल ऑफ किया था। मतलब यहीं पे कर सकते हैं ना, बाहर भी जाना है, यहीं पे नो कर दो इसको नो कर देंगे। 100 फिर आप इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री को यस कर दो, कंट्रोल ए करके सेव कर दो। इससे क्या होगा, अब इन्वेंट्री से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, कई लोगों को, ठीक है, आज मैं इसको समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ रुको। और हो सकता है आपको एक बारी में समझ में ना आए, क्योंकि तुरंत नहीं आता समझ में, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, क्या पता समझ में आ जाए। और समझ में आ भी जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए ध्यान रखना प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो जरा समझते हैं कि इन्वेंट्री, ये जो इंटीग्रेट का मतलब है होता क्या है असल में। तो जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली इसको क्या बोलते हैं। देखो जी, मैंने एक सिंपल सी कंपनी बनाई, कुछ नहीं डाला, नथिंग, सेव कर दिया, क्योंकि मेरा पर्पस कुछ डालना वालना नहीं है, बस सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन का मतलब बताना। मतलब क्या है देखते हैं। देखो, मैंने अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, लेजर्स पे क्लिक किया और क्रिएट करा एक लेजर जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड। इसको डाल दिया मैंने स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंदर, और यहां मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला 25,000, एंटर करा और सेव कर दिया। अब क्या होगा सेव करके, मैंने एस्केप का बटन दबाया, एस्केप एस्केप, बैलेंस शीट में हम गए, बैलेंस शीट में हमें इसका नामो निशान नहीं मिल रहा, क्लोजिंग स्टॉक हमें 25,000 नहीं दिख रहा। भाई अभी तो हमने लेजर बनाया था स्टॉक इन ट्रेड का, जिसको स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंदर डालते हैं, तो यहीं पे आना चाहिए था। तो यहाँ क्यों नहीं आया, इसके पीछे वजह ये है क्योंकि F11 करके एक ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री, जिसका मतलब है कि इन्वेंट्री में काम करने से अकाउंट्स में इफेक्ट आएगा। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री से काम करने में अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा। यानी कि जब तक आप इन्वेंट्री नहीं बनाओगे तब तक आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। क्या समझे? ठीक है जी। यस सर। तो तो एक जब तक सर हम अपने स्टॉक्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक सर उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा हमारी बैलेंस शीट पर। बिल्कुल। अब मैं इस लिंक को तोड़ देता हूँ, नो कर दिया मैंने इसे। इस लिंक का मतलब क्या है कि इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री, इन्वेंट्री और अकाउंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कहेंगे इसका मीनिंग कि जब तक इन्वेंट्री में काम नहीं होगा तब तक अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। अकाउंट्स बोले तो बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक। कंट्रोल ए करा मैंने इस लिंक को तोड़ के, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिख जाएगा बैलेंस शीट में 25,000 रुपए। क्यों दिखा जी? क्योंकि लिंक तोड़ दिया ना हमने, वो डिपेंडेंसी तोड़ दी कि राज सिमरन के बिना नहीं रह सकता है, सिमरन राज के बिना नहीं रह सकती, तो हमने लिंक ही तोड़ दिया। तो इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री के तहत हमने वो लिंक तोड़ा, उससे क्या हुआ, अब अकाउंट्स पे डिपेंड है, इन्वेंट्री पे डिपेंड नहीं। पर ये बात भी सच है कि उस ऑप्शन का यस करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखो कैसे दिखवाता हूँ मैं आपको भी। देखो, मान लेते हैं मैंने वो लेजर डिलीट मार दिया, स्टॉक इन ट्रेड मैंने ऑल्ट से डी करके डिलीट मार दिया,
अब मैंने एक आइटम बनाया, उस आइटम का नाम यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में मैं जा रहा हूँ, पहली बार एंटर किया मैंने। यहाँ पर स्टॉक आइटम पे मैंने क्रिएट करा प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम है ए, सिंपल लिख रहा हूँ बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू डाली 1000 रुपये, कि भाई 1000 रुपये का मेरे पास एक प्रोडक्ट। अब सेव करा मैंने, सर ये किसके अंडर में जाएगा? कुछ नहीं करा मैंने, अंडर अंडर कुछ नहीं डाला मैंने, आपको सिंपल सा कुछ चीज सिखा रहा हूँ ना अभी। अंडर कुंडर मैंने कुछ नहीं छेड़ा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को समझो बस। अब मैंने क्या करा, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद एस्केप करके हम बाहर आए, बैलेंस शीट में जाते हैं, ऑल्ट F1 करा हमने। देखो कहीं नहीं आ रहा क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने बोला मैंने तो इन्वेंट्री में काम करा, तो मेरे को तो बैलेंस शीट में स्टॉक चाहिए। तो अब आया समझ में कि वो उस वाले ऑप्शन का क्या यूज है। वो जो F11 F1 करके जो आपका ऑप्शन मिल रहा है, वो F1 में भी मिलेगा, F2 में भी मिलेगा, ध्यान रखना, दोनों जगह मिलता है वो। देखो यहाँ पर भी इंटीग्रेट का ऑप्शन ये रहा, और F2 करोगे तो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको इंटीग्रेट का ऑप्शन यहाँ पे। इसका मतलब सिंपल सा है कि इन्वेंट्री में काम होने से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप इस लिंक को यस कर देते हो, तो अब इन्वेंट्री बनाने से आपका अकाउंट्स पे इफेक्ट दिखेगा। देखो 1000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। 1000 रुपये से मैंने क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बनाया था, इन्वेंट्री बनाई थी, और इन्वेंट्री से अकाउंट्स बना। नहीं आया ना समझ में? तुरंत नहीं आता पहली क्लास में समझ में, और एक्टिंग करोगे। हाँ ना ना सर, समझ में आ गया। सर आया ही नहीं। नहीं आया ना यही तो होता है, नहीं सर। क्योंकि आप लोग ना अभी रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो आप इसको। कभी भी ऐसे मतलब मेरे साथ भी ऐसे होता है, शुरुआत में नहीं आता समझ में, ये एक्चुअली में क्या है, धीरे धीरे करके आता है समझ में। इसका सीधा मतलब समझो, इन्वेंट्री में काम करने से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। मैंने जब लेजर सॉरी अभी स्टॉक आइटम बनाया प्रोडक्ट ए, अमाउंट डाला मैंने 1000, तो बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली इफेक्ट आया उस ऑप्शन को यस करने की वजह से। अगर मैं नो करता हूँ तो नहीं आएगा, ये है उसका मतलब। पहले सिंपल समझो और प्रैक्टिकल करो। सर अगर मतलब बोलो बोलो क्या कह रहे हो। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर सर अगर हम उसको नो कर देते हैं, तो सर अगर हम उसको ओपनिंग बैलेंस भी बना देते हैं और इन्वेंटरी भी, तो सर कोई भी वो सर चेंज नहीं होगा। लेकिन सर अगर उसको यस करते हैं तो ही ये स्टॉक मेंटेन होएगा सर, ये इफेक्ट दिखाएगा। हम्म, देखो वो ऑप्शन पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, वो उसको बस यस करना, जयराम जी की इतना ही समझो बस। ठीक है, अगला पॉइंट, इनेबल स्टॉक कैटेगरी एंड गो डाउन। इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, गेटवे ऑफ टेली में F11 दबाओ, इन्वेंटरी फीचर्स पे जाओ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। इस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का फीचर, जिसको यस करना होता है। इससे क्या होता है, आपका गोडाउन का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। फिर अगला ऑप्शन मिलेगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको यस करने से आप स्टॉक कैटेगरी बना सकते हो। कैसे, देखो अभी मैं भी टैली में हूँ, और मैं हूँ अभी इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में मैं गया, देखो मेरे पास सब है, स्टॉक कैटेगरी नहीं है और गोडाउन नहीं है बस। स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन इनेबल नहीं करा। ऑप्शन कैसे इनेबल होता है, F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये रहा ऑप्शन गोडाउन का, इसको यस करो। और स्टॉक कैटेगरी का, इसे भी यस करो। दोनों ऑप्शन को कंट्रोल ए करने के बाद अब आपको दिख जाएगा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में स्टॉक कैटेगरी और ये रहा गोडाउन। ये 5 चीजें होती है इन्वेंट्री की टर्मिनोलॉजी में, और हमने कर दिया सारे क्वेश्चन खत्म। अब है प्रैक्टिकल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्रिएट अ कंपनी बाय नेम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम की कंपनी बनाओ। छोटा सा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको लेसन वाइज बताऊंगा। क्या कह रहा है इसमें, स्टॉक ग्रुप बनाने को कह रहा है एलईडी टीवी नाम का। फिर कह रहा है स्टॉक कैटेगरी बनाओ सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक नाम की। स्टॉक ग्रुप बनाओ अल्ट्रा एचडी नाम का। प्रोडक्ट का नाम बनाओ, ठीक है। क्वांटिटी रेट डालो। गोडाउन मेंशन नहीं कर रहा था, मतलब ये थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, तो इसको नहीं करते हैं, हम अपना चैप्टर सॉल्व करते हैं। चलो, ये थोड़ी सी रिपोर्ट्स मिसिंग है इसमें। सर जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 7। प्रोजेक्ट ऑफ चरिया फिनाइन।
कहोगे? सर नीचे से स्क्रॉल कर लो। ओके सर। लेसन नंबर 5 के बाद आएगा 6, 6, 6 और ये 7। लेसन नंबर 7 में लिखा हुआ है इन्वेंट्री वर्क। कह रहा है एक्टिवेट द फॉलोइंग ऑप्शंस इन इन्वेंट्री फीचर्स, F11 दबाओ और इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर नीचे दिए गए ऑप्शन को इनेबल करो। सबसे पहले इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री। क्या हो रहा है इसे? हैंग हो रहा है। सेकंड 12 बजे वाले बैच में क्यों ग्रहण लगता है इस कंप्यूटर को? देखो जरा। पहले मैं आपकी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से टेली में। कंपनी है आपकी कौन सी? 12:45, 12:45। 12:45 सर, NIPS बैच नंबर 12:45। निकाला है, कहाँ नहीं रहा? चलो, पता नहीं क्या इसको काम खत्म हो गया। NIPS प्रोजेक्ट ये वाले 12:45। 6 लेसन इसमें हो चुके थे। अब सबूत क्या है 6 लेसन होने का? बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपका रिकंसिलिएशन हुआ या नहीं हुआ, तो डी करो डिस्प्ले, ए से करो अकाउंट बुक, सी से करो कैश बैंक बुक, ऑल्ट और फिर ICICI बैंक को सेलेक्ट करो, जो भी महीना लेना है वो एंटर करो, ऑल्ट F2 दबाओ, स्पेस बार एंटर, स्पेस बार एंटर। अगर आपका लेसन नंबर 6 नहीं हुआ होगा तो F5 करने के बाद रिकंसिलिएशन में सारी एंट्रियां दिखेंगी। और अगर हो गया होगा लेसन नंबर 6 आपका तो कुछ नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब लेसन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो रहा है। ये सबूत होता है टैली में चेक करने का कि लेसन नंबर 6 यानी कि रिकंसिलिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब एस्केप करके बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बस चेक करते हैं करना क्या है। एक्टिवेट द फॉलोइंग ऑप्शंस इन इन्वेंट्री फीचर्स, F11 दबाओ और नीचे दिए गए ऑप्शंस को इनेबल करो। कह रहा है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करो, स्टॉक कैटेगरी को यस करो, गोडाउन के ऑप्शन को यस करो। लेट्स जस्ट डू इट। F11 दबाएंगे, F2 करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स, इनेबल दिस गोडाउन ऑप्शन। पर इससे पहले इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री वाला ऑप्शन हमारा यस है। ओके, ये तो यस है, एंटर करिए। मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन यस करेंगे, कैटेगरी का ऑप्शन यस करेंगे, कंट्रोल ए से पूरी स्क्रीन सेव कर देंगे। इसके बाद एस्केप करो, ऑल्ट के साथ टैब दबाओ वापस प्रोजेक्ट पे जाने के लिए। देखो ये सारे ऑप्शन हमने कर लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक ग्रुप। नीचे दिया गया स्टॉक ग्रुप बनाओ। बहुत ही सिंपल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम से हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है। बनाते हैं। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन सबसे ऊपर है, इसमें एंटर करो और क्रिएट करो स्टॉक ग्रुप हार्डवेयर के नाम पे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इस ऑप्शन को यस करना होता है। अब क्यों करना होता है वो कब पता चलेगा बताता हूँ। सॉफ्टवेयर हमने लिखा अगले ग्रुप का नाम। इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर इस बार नो किया, ये बताने के लिए कि इसको यस करने से क्या होता है। पैसे समझा देता हूँ। यस करने से क्या होता है कि टोटल हमें आइटम दिख जाते हैं रिपोर्ट में। मैंने अभी इसको नो ही रखा, सेव करा। इसको सेव करने के बाद क्या है, क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक कैटेगरी। नीचे दिए गए स्टॉक कैटेगरी बनाओ। देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आप हार्डवेयर बेचते हो, सॉफ्टवेयर को बेचते हो, बट आपके लिए जानना जरूरी है हार्डवेयर के अंदर कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। अगर वो इनपुट डिवाइस है तो माउस होगा, कीबोर्ड होगा। आउटपुट डिवाइस है तो मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा। सॉफ्टवेयर कौन सा बेचते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेचते हो या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या गेम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विंडोज, एंटीवायरस, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो करते हैं, इन्हें बनाते हैं फटाफट से। एस्केप करना है आपको, स्टॉक कैटेगरीज के अंदर जाकर एंटर करना है और यहाँ बनाना है स्टॉक कैटेगरी। नाम देना है इसका इनपुट डिवाइस। अगला है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद जो अगला सॉफ्टवेयर है वो गेम सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर बनेगा। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर बनाओ, इसे एंटर करो और सेव करो इसे। ध्यान रखना जो आगे हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे ना कुछ,
उन प्रोजेक्ट्स में भी हमें स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है आप एक ही बार सीखोगे, आप मल्टीपल टाइम सीखोगे इस चीज़ को। बस अपनी स्पीड बना के रखना। आप लोगों की स्पीड थोड़ी सी लो हो रही है, स्पीड बना के रखो तो जल्दी खत्म हो जाएगा टेली। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि 3 दिन ही लेके चलूंगा, आपने नहीं मानी मेरी बात। मैंने कहा नहीं 3 दिन लेके चलते हैं, आपने कहा नहीं सर 6 के 6 दिन लेके चलो। अब 3 दिन भी लेके चल रहे हैं फिर भी हम जल्दी नहीं चल पा रहे हैं, वो तो होता ही है। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम की यूनिट्स। यूनिट्स हैं टीसीएस और मीटर, ये 2 यूनिट्स हमें बनानी है। टीसीएस सिंबल है, एमटीआर भी सिंबल है, तो बनाते हैं यूनिट्स को। इन यूनिट्स को बनाने के लिए एस्केप करिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करिए यूनिट टीसीएस। फॉर्मल नेम होता है पूरा नाम, फॉर्मल नेम का मतलब होता है जिस नाम से सब उसे जानते हैं, टीसीएस। और उसके बाद आएगा मीटर, एमटीआर, जिसको मीटर लिखते हैं ऐसे। डन। सर उसमें डेसिमल करना था डेसिमल है, हाँ उसको मीटर में। डेसिमल करने के लिए ऑल्टर कर देंगे, मीटर में जाएंगे 2 कर देंगे। नेक्स्ट है गोडाउन। गोडाउन का नाम है कोलकाता और उसका एड्रेस भी मेंशन है, ये चौरंगी रोड कोलकाता करके। गोडाउन मैंने क्रिएट करा, नाम दिया इसका कोलकाता और एड्रेस आ रहा है। अगर आपका ऑप्शन एड्रेस का ना है तो F12 करके इनेबल कर लेना। F12 करोगे सबसे नीचे ऑप्शन आता है प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन्स। अरे हर चीज F12 से ही आती है यार, बच्चे मुझे कहते हैं सर ये ऑप्शन गायब हो गया, वो हो गया। अरे F12 करो, पढ़ो, F12 करके हर चीज मिल जाती है। मजा आता है खुद से चीजों को करने में। तो F12 करो, गोडाउन का ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पर जो एड्रेस है 60B चौरंगी रोड, काला खट्टा, कोलकाता 700020। अब देखो बाय डिफॉल्ट टैली में ऑलरेडी गोडाउन बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं मेन लोकेशन। बीजी में इसका नाम होता है मेन स्टोर, टैली में इसका नाम होता है मेन लोकेशन। आप इसको प्राइमरी ही रखो, इसको इसके अंदर मत डाल देना, गड़बड़ हो जाएगी। इसको सेव कर देना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स। नीचे दिए गए स्टॉक आइटम्स आपको बनाने हैं। एचपी प्रिंटर बनाना है हार्डवेयर के अंदर, उसका कैटेगरी ये है, क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस ये है, गोडाउन ये है, रेट ये है, अमाउंट ये है। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपको इन्वेंट्री से संबंधित सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, पर उसके लिए पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट आना चाहिए। करते हैं। अब आपको स्टॉक आइटम पे जाना है और क्रिएट करना है। सबसे एंड में स्टॉक आइटम हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्टॉक आइटम के अंदर ही सारी चीजें आती हैं, ग्रुप, कैटेगरी, गोडाउन, यूनिट, सब कुछ। दैट्स व्हाई। तो चलते हैं इसके अंदर। स्टॉक आइटम हमें पहला देना है जिसका नाम है एचपी प्रिंटर। एचपी प्रिंटर जो कि है एक हार्डवेयर, इसका कैटेगरी क्या होगा, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इससे प्रिंटर प्रिंट आउट निकलता है। इसकी यूनिट क्या होगी, पीसीएस। वैसे दिख नहीं रहा वहां पे पीसीएस, तो आपको खुद मानना है पीसीएस होगा, ये कॉमन सेंस है। फिर एंटर करके यहाँ नीचे यहाँ पर पूछ रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी डालो कितनी है, 100। स्टॉक पीसेज हमारे पास 3500 का एक प्रिंटर है, बट वो कह रहा है गोडाउन। तो गोडाउन यहाँ पर हमें क्या लेना है, सबके लिए कोलकाता ही लेना है। तो के दबाओ, एंटर करो, 3500 रेट डालो, तो देखो 3.5 लाख रुपए आ गया। तो 3.5 लाख रुपए क्या है हमारा टोटल स्टॉक का वैल्यू। 100 पीसेस क्या है टोटल क्वांटिटी, 3500 क्या है रेट है एक प्रोडक्ट का। सेव कर दो इसे। बन गया है पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है एलजी एलसीडी मॉनिटर, इसको बनाओ। एलजी लाइव्स गुड एलसीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमारा क्या है, हार्डवेयर है। ये क्या है हमारा, देखते हैं, आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस कोशिश करना बिना देखे करने की, मजा आता है बिना देखे करने में। चैलेंज लो ना, रियल मैन नेवर अफ्रेड फ्रॉम एनी चैलेंज। 74 के दबाओ, डालो 45। और इतना बड़ा चैलेंज मत लेना कि बिना देखे रेट डाल दो। एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारा कंपनी का सॉफ्टवेयर है जी, इससे हम अकाउंटिंग देते हैं। सॉफ्टवेयर है ये हमारा। ये हमारा किस में आएगा, देखो बताना किस में आएगा, सोचो। ऑपरेटिंग डिवाइस सर।
इससे आपका ना बेस ऑपरेटिंग डिवाइस तो कुछ है ही नहीं मुझे, इससे आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर, बेसिक अच्छा। कंप्यूटर बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो ये आना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये पीसीएस होगा। अब आप बोलोगे पीसीएस क्यों? क्योंकि ये डिस्क है 50 के 15,500, 7,75,000 रुपए, और टैप करके चेक भी कर लेते, ठीक है। अगला सॉफ्टवेयर है टेली मल्टी यूजर। ये क्या सॉफ्टवेयर, इसमें आएगा आउटपुट डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है। 15 पीसेस, के से कोलकाता। एक सॉफ्टवेयर है टेली का 25,000 रुपए का है। बढ़ते हैं आगे। अगला है टीवीएस कीबोर्ड। कीबोर्ड है जी टीवीएस, स्कूटी नहीं है। हार्डवेयर है, छू सकते हैं इसे। इनपुट डिवाइसेस के अंदर इनपुट देते हैं। पीसीएस है। डाली ओपनिंग बैलेंस 467, के से कोलकाता। रस रेट 450। डन। नेक्स्ट है एप्सन का प्रिंटर। ये प्रिंटर एचपी का नहीं है, एप्सन का है। ये जाएगा आउटपुट डिवाइस में। 40, 5500, के से कोलकाता 5500। जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिपीटेड चीज पढ़ रहे हो। अगला है लास्ट में सैमसंग एलसीडी मॉनिटर। इसको डालना है हमें हार्डवेयर के अंदर। इसको फिर कैटेगरी देनी है हमें आउटपुट डिवाइस 50, कोलकाता 5653। डन। लीजिए, भी आपका ये वाला लेसन समाप्त। पर आपको ऐसा लग रहा है समाप्त हो चुका है, ऐसा नहीं है, कहीं समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो आपको स्टॉक समरी चेक करनी है। स्टॉक समरी कैसे चेक करते हैं? एस्केप करो। क्रिकेट में होती है मैच समरी, जिससे पता चलता है कि कौन टीम जीती, किसने कितने रन मारे, किसने ज्यादा विकेट लिया, जो भी है। वैसे ही इसमें होता है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जाने के लिए आपको बैलेंस शीट के जस्ट नीचे पी&एल दिखेगा, बट जरा बैलेंस शीट में भी जाकर देख लेते हैं क्या हाल चाल है बैलेंस शीट के। ऑल्ट F1 करो। अब आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, ये देखो। स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे, ऑल्ट F1 करोगे, यहाँ पे आपको अपना ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, ठीक है जी। फिर स्टॉक समरी में जाओ। स्टॉक समरी में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप हार्डवेयर को तो देख पा रहे हो, हार्डवेयर तो दिख रहा है आपको। हार्डवेयर दिख रहा है 691 पीसेस, बट सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा है कितना टोटल पीसेस है। तो बता सकते हो क्यों नहीं दिख रहा? देखा, भूल गए ना, मैंने बताया भी था ये। देखिए, भूल गए दोनों के दोनों। जब मैंने सॉफ्टवेयर नाम का ग्रुप बनाया था तो मैंने बोला था उसमें एक ऑप्शन आता है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, स्टॉक ग्रुप, ऑल्टर, सॉफ्टवेयर, ये वाला। ओके सर। नो नो। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको यस करेंगे तभी हमें सारे के सारे क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स दिखेंगे। मैं जानबूझ के नो करता हूँ फंसाने के लिए बच्चों को, हमेशा फंस जाते हैं मेरे जाल में। क्या करें? स्टॉक समरी में जाऊंगा, देखो यहाँ पे पीसीएस दिखेगा, तो आपको दोनों का पीसीएस पता चल रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस लेसन नंबर 2 के बाद क्लोजिंग स्टॉक? इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि हमने इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री नहीं पढ़ा था। मैंने आपको बोला था मैं बाद में बताऊंगा, और आज मैंने वो वादा कंप्लीट कर दिया लेसन नंबर 7 पढ़ा के। हार्डवेयर मेरे पास 11,75,800 रुपए का स्टॉक है। सॉफ्टवेयर मेरे पास है 13,70,000 रुपए का। ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करो, यहाँ पर आपको पता चलेगा अपना पूरे के पूरे स्टॉक के बारे में डिटेल पूरी दिख रही है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं, F12 दबा सकते हैं जी हम। F12 दबा के सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट। बाकी ऑप्शन तो देख रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए, बट ये वाला ऑप्शन मुझे आपको बताना है। इसको यस करने से क्या होता है, गो डाउन आ जाएगा सबके। देखो गो डाउन आ गया, कोलकाता कोलकाता कोलकाता। फिर आप इसे ऑल्ट T करो, एंटर करो, और ऑल्ट के साथ Z दबा के जूम कर दो। फिर विंडो की दबाओ, SN दबाओ, SN। हाय रामा। मैपिंग टूल। स्निपिंग टूल,
काटो इस इमेज को, ऐसे करो कॉपी से, कंट्रोल सी से, खोलो गूगल क्रोम, कहाँ है गूगल क्रोम। यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा है, जैसे कि मैंने दिपेश को सेंड करा, तो मैंने सेंड क्या करा दिपेश को, इसको कॉपी कर लिया मैंने। कहाँ है वो फोटो, फोटो कहाँ है, फोटो कहाँ है, फोटो कहाँ है, ये कॉपी करा मैंने, इसे कॉपी करके यहाँ मैंने इसको क्लिक करा, कंट्रोल वी दबाया, कंट्रोल वी दबा के यहाँ पे लिख दिया स्टॉक समरी, ये सेंड हो गई। इसके बाद जो अगली रिपोर्ट बनेगी वो भी चलो देख लेते टैली में जाकर। अगली रिपोर्ट है आपकी गोडाउन वाइज समरी, वो आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। देखो सबसे ऊपर आ रहा है गोडाउन, इस पे एंटर करो, फिर खोल करता। अब आप बोलोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या, दोनों एक ही तो है। अरे नहीं, ये गोडाउन वाइज समरी है, इसमें आपको गोडाउन के रिलेटेड रिपोर्ट दिख रही है। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है गोडाउन पर, इसको भी काटो, ये ऐसे ही आपको सेंड करनी है मुझे। आपको सबको दिख रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, कॉपी करो, जाओ व्हाट्सएप पे, करो यहाँ पे कंट्रोल वी, देखो यहाँ पे गोडाउन वाइज समरी। तुम्हें मैसेज सेंड कर देना संदीप जी को और नमन को। सर नमन भैया का तो नंबर नहीं है मेरे पास। नमन भैया का नहीं है तो मुझसे ले लेना, या तो मुझे सेंड कर देना। कैटेगरीज में जाओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी आपको ऐसे कट करना है। कैटेगरी समरी भी आपको आनी चाहिए देखनी, देखो कैटेगरी समरी यहाँ से आती है, एंटर करने से आपको कैटेगरी वाइज आपका स्टॉक दिख जाएगा कि आपके पास कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास कितने गेम सॉफ्टवेयर हैं, कुछ भी नहीं आपके पास गेम सॉफ्टवेयर में, कितने इनपुट डिवाइस है वो पता चल जाएगा, कितने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं है, कितने आउटपुट डिवाइस है वो भी पता चल जाएगा। इस वाइज भी आपको रिपोर्ट मुझे सेंड करनी है। फिर आपको इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, एंटर करना है, और फाइनल रिपोर्ट है ग्रुप समरी। ग्रुप समरी पे आप एंटर करोगे, यहाँ पर आप हार्डवेयर पे जाकर एंटर करना, तो आपको हार्डवेयर नाम के ग्रुप के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, यानी कि ग्रुप वाइज समरी भी आपको आना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। लीजिए भाई, ग्रुप वाइज समरी भी आ गई। ऐसी आप सारी रिपोर्ट मुझे सेंड करना प्रॉपर तरीके से, तो आपका लेसन फिनिश अप हो जाएगा ऐसे करने से। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही था। आज हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टार्ट किया और बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। पूरी रिकॉर्डिंग को सुनना, नोट्स भी बना लेना साथ के साथ, और लेसन नंबर 7 सॉल्व करके मुझे मेल कर देना। सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें हम ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टैली के अंदर, उसमें हम ऑर्डर की प्रक्रिया सीखेंगे, ऑर्डर, चालान, रिटर्न, ऑर्डर, चालान, रिजेक्ट, बिल और रिटर्न, ये 5 चीज़ें हमें सीखेंगे। ठीक है, और लास्ट में मेरे को आप बस इतना ही था आज की क्लास में,